हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट एंड फाइनल पार्ट नंबर 9। अगर अभी तक आपने पार्ट 8 नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट 8 विजिट कीजिए। तो देखो, पार्ट 9 में अपन को करना है एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। तो पहले अपन ये देखते हैं कि ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंड क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करे, उसे अपन क्या कहते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड दो तरह की हो सकती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होती है जिसका सिक्रेशन ले जाने के लिए डक्ट होती है, बोले तो डक्ट वाली ग्लैंड, ठीक है। और एंडोक्राइन वो होती है जिसका सिक्रेशन ले जाने के लिए कोई डक्ट नहीं होती, इन्हें डक्ट लेस ग्लैंड या विदाउट डक्ट वाली ग्लैंड कह सकते हैं, ठीक है। अब एक्सोक्राइन से जो सिक्रेशन सिक्रेट होता है वो एंजाइम हो सकता है, जूस हो सकता है, ऑयल हो सकता है। जैसे सीबेसियस ऑयल ग्लैंड होती है अपनी, सीबेसियस ग्लैंड ऑयल सिक्रेट करती है स्किन वगैरह पर। स्वेट हो सकता है, जैसे स्वेट ग्लैंड सिक्रेट करती है। मेमोरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेट करती है। वो सारी एक्सोक्राइन है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो जो सिक्रेट करती है उसे हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। तो endocrine system is made of endocrine gland. This type of gland secrete hormone and there is no duct to carry hormone, so they are known as ductless gland. और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। फिर डक्ट नहीं होगी तो वो फिर क्या करेगी? जो अपना हार्मोन होगी वो कहाँ डाल देगी? ब्लड में। और फिर ब्लड से होता हुआ वो जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वो हार्मोन भी चला जाएगा, ठीक है। नीड क्या है? जब अपने पास एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम था नर्वस सिस्टम के फॉर्म में, तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल नहीं रख सकता। तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल, क्योंकि उसका जो कंट्रोल होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने के लिए अपन को क्या चाहिए? एंडोक्राइन ग्लैंड, जो किस फॉर्म में कंट्रोल करती है? हार्मोन के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो टोटल कितनी ग्लैंड है। तो टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसकी पोजीशन के साथ अपन को डायग्राम भी बनाना है। तो पहले अपन पोजीशन को लर्न करते हैं। देखो एकदम सिंपल सी है। पहले 3 ग्लैंड ब्रेन में है, ठीक है। मतलब ब्रेन बोले तो हेड रीजन में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। कितनी ग्लैंड? 3 ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ये कहां पर है? ब्रेन में। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं नेक में। नेक में 2 ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड। कौन कौन सी है? थायराइड और पैराथायराइड। टोटल कितनी हो गई? 5। फिर थोड़ा और नीचे आते हैं चेस्ट में। चेस्ट में यहां पर एक ग्लैंड होती है थाइमस। कौन सी होती है? थाइमस। जिस टोटल कितनी हो गई अपने? 6 ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद एब्डोमेन में चलते हैं। एब्डोमेन में आगे की तरफ पेनक्रियाज और पीछे की तरफ किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। टोटल कितनी हो गई? 6 और 2 8 ग्लैंड हो गई, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और फिर लास्ट में बचती है 2 ग्लैंड। कौन सी? टेस्टिस और ओवेरी। टेस्टिस होती है मेल में, ओवेरी होती है फीमेल में। बोले तो एक ऑर्गेनिज्म में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है। और दूसरे वाले में भी 9। 10 टोटल क्यों है? क्योंकि टेस्टिस ओवेरी दोनों को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बाय 1 सबको स्टार्ट करते हैं अपन, सबको करना है। और इसका जो डायग्राम भी बनाना है आपको, सबकी पोजीशन को शो करते हुए, इंपोर्टेंट डायग्राम है। उस डायग्राम में अपन को आउटलाइन पे मेहनत नहीं करनी है, सबकी जो पोजीशन है वो पोजीशन सही जगह बनानी है, ठीक है। तो आप आगे से ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले लेते हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस, बेसिकली ये किसका पार्ट था? ब्रेन का ही पार्ट था। तो पोजीशन का है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोर ब्रेन, जो कहां पर होता है? हेड रीजन में, ठीक है। मैंने कल भी बताया था डायनसेफेलॉन एक बॉक्स जैसा होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? एपिथैलेमस। जो वॉल होती है वो थैलेमस और जो फ्लोर होती है वो क्या होती है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये ब्रेन ही है एक तरह का। और इस तरीके से ब्रेन जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है? अपने अंडर में लेके आ जाता है, ठीक है। तो हार्मोन रिलीज करता है ये 2, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनिबिटरी हार्मोन। जैसा नाम वैसा ही काम। रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने को कहेगा और इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करने से रोकेगा। अब किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये इंड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए, और ये इनिबिट करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए। ऐसा क्यों? तो देखो इसको इस डायग्राम से समझते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है बाकी सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो इनडायरेक्टली सारा कंट्रोल किसके पास हो गया? हाइपोथैलेमस, जो कि बेसिकली ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है। तो अदर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसके फंक्शन भी हो गए। ये क्या करती है? रेगुलेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। आप ये नोट कर लीजिए और आगे से वो डायग्राम भी बना लीजिए, फिर अपन 1 बाय 1 बाकी की भी ग्लैंड करते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, वो होती है अपने हेड रीजन में ही होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे ही एक मटर के दाने जितनी हैंगिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं उसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। हार्मोन कौन से रिलीज करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। आपकी बुक में कुछ दे रखे हैं, उनमें से सोमेटोट्रोपिन जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, बॉडी की ग्रोथ मेंटेन करती है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क सिंथेसिस प्रोड्यूस करवाती है। टीएसएच जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को क्या करती है, एक्टिवेट करती है और उसे और हार्मोन सिक्रेट करने को कहती है। ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रेशन करवाती है, मतलब मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलवाती है, ठीक है। वेसोप्रेसिन जिसे एडीएच भी कहते हैं, ये हार्मोन जो होता है अपने यूरिन में वाटर की अमाउंट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। गोनेडोट्रोपिन जो होता है वो गोनेट्स के लिए होता है। गोनेट्स कौन से होते हैं, टेस्टिस और ओवेरी को क्या कहते हैं, गोनेट्स कहते हैं। और उनके रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है, गोनेडोट्रोपिन। ऐसे एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए एसीटीएच और भी बहुत सारे हार्मोन, अपने स्किन के पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए एमएसएच, बहुत सारे हार्मोन होते हैं। लेकिन ये जो नाम बुक में लिखे थे वो मैंने लिख दिए। फंक्शन भी इसके, इन सारे हार्मोन के फंक्शन लिखे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे फंक्शन होंगे, लेकिन अपनी बुक में जो दो लिखे हुए हैं अपन वो करते हैं। इट एक्ट एज मास्टर ग्लैंड एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। और एक ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो बॉडी की क्या करती है, ग्रोथ रेगुलेट करती है। अगर इस हार्मोन की एक्सेस हो जाए तो पर्सन की हाइट जरूरत से ज्यादा हो जाती है, और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जरूरत से कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, ये भी हेड रीजन की है। हेड रीजन में 3 ग्लैंड थी, ये लास्ट ग्लैंड है हेड रीजन में जो अपर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन में होती है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, मिलेटोनिन। अब मिलेटोनिन बेसिकली क्या है, अपनी बॉडी की इंटरनल क्लॉक मेंटेन करता है। मतलब अगर अपन को एक बंद कमरे में भी रखा जाए तो एक सर्टेन टाइम पे ही अपन को नींद आती है, सर्टेन टाइम पे ही अपन, मतलब अपनी बॉडी का इंटरनल डे नाइट फंक्शनिंग चलती रहती है। वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कौन मेंटेन करता है, मिलेटोनिन मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये अपने बॉडी की इंटरनल क्लॉक को चलाता है, ठीक है। तो अगर अपन अपना शेड्यूल फिक्स रखें तो ये अपन को हेल्प करती है, अपन को उसी शेड्यूल पे जागने पे, उसी शेड्यूल पे सोने पे, अपना डेली रूटीन मेंटेन करने में, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है, ये 3 थी हेड की। अब अगली 2 ग्लैंड जो है वो नेक रीजन की देखते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसे ग्लोब्यूल जैसे फॉर्म में प्रेजेंट होती है और आपस में ऐसे स्ट्रक्चर, एच शेप के स्ट्रक्चर में, ये मान लो ट्रैकिया है तो उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोले तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सिंथेसिस, उनके यूटिलाइजेशन, उनके डिग्रेडेशन, उनको वापस बनाना, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करना वगैरह वगैरह, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन सबको कंट्रोल करती है। और दूसरा काम क्या करती है, आरबीसी सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है, अगर वो जरूरत से ज्यादा सिक्रेट होने लगे तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसे केस में अपन क्या हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा लीन हो जाएंगे और अपने अंदर बेचैनी वगैरह क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अननेसेसरीली अपन किसी भी चीज पे टेंशन लेने लगेंगे। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड कम एक्टिव हो और कम थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करे तो ऐसे केस में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म कम होने से ओबेसिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। क्योंकि वो कैलोरी को उतनी तरीके से क्या यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो वो सारा क्या होगा, फैट के फॉर्म में डिपोजिशन होने लगेगा। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में ओबेसिटी के कारण में से एक कारण ये भी देखा था कि थायराइड ग्लैंड की वजह से भी क्या होती है, ओबेसिटी होती है। नेक्स्ट जो है वो है गॉइटर। तो देखो गॉइटर समझने से पहले चीज समझनी है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बेसिकली एक एमिनो एसिड होता है, वो भी आयोडीनेटेड एमिनो एसिड होता है। तो बेसिकली थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। किससे, थायराइड ग्लैंड से। ऐसे केस में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, टीएसएच रिलीज करती है, और ये टीएसएच के रिलीज की वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड और वर्क करती है ताकि वो और ज्यादा क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके थायरोक्सिन हार्मोन। हालांकि वो नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज में है कि
जो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रखी है, और इस वजह से धीरे धीरे टीएसएच के स्टिमुलेशन की वजह से, और वो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन तो कर नहीं पाएगी, और जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग अपन को नेक रीजन में दिखाई देने लगती है, और इसी सिम्टम्स को क्या कहते हैं, गॉइटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड के ऊपर ही होती है और पीछे की साइड में होती है, और मतलब ये भी किस में होती है, नेक रीजन में। और ये क्या हार्मोन रिलीज करेगी, पैराथार्मोन, और जो बेसिकली ब्लड और बोन के बीच में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को क्या करती है, मेंटेन करती है। अगर पैराथार्मोन की कमी हो गई तो इसे क्या कहेंगे, टिटेनी, जिसमें मसल्स वगैरह अच्छे से काम नहीं कर पाते कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल के खराब हो जाने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो अपनी चेस्ट रीजन में होती है। देखो 3 ग्लैंड अपन कर चुके हैं, कहा ब्रेन हेड रीजन में, 2 ग्लैंड अपन ने थी नेक में, थायराइड और पैराथायराइड। अब है थाइमस ग्लैंड जो कि क्या होती है, चेस्ट रीजन में। थाइमस ग्लैंड जो होती है बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं थाइमोसिन, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो लिम्फोसाइट होती है उसके मैच्योरेशन के लिए जरूरी होती है, स्पेशली टी लिम्फोसाइट के लिए। देखो लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो में बनती है, और कुछ लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर भी हो जाती है। जो बोन मैरो में बनके बोन मैरो में मैच्योर होती है उसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमोसिन की वजह से मैच्योर होती है उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट, क्योंकि थाइमोसिन की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, टी से। ठीक है, तो थाइमोसिन बेसिकली अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। बर्थ के बाद में जब प्यूबर्टी आती है, मतलब बच्चा जब बड़ा होता है, प्यूबर्टी आती है, उसके बाद से थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू करती है, और एक सर्टेन एज तक बिल्कुल ही डीजनरेट हो जाती है। यही वजह है कि ओल्ड एज में अपनी इम्यूनिटी उतनी नहीं रहती जितनी की पहले होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि थाइमोसिन इतना रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। पैनक्रियाज। तो देखो पैनक्रियाज बेसिकली एक तरह की मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड बोले तो ये एक्सोक्राइन भी होगी और एंडोक्राइन भी होगी। बोले तो इसका कुछ पार्ट जो ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करेगा जिसको ले जाने के लिए डक्ट होगी, और कुछ पार्ट ऐसा सिक्रेट करेगा जिसको ले जाने के लिए डक्ट नहीं होगी। तो देखो अपनी बुक में डायग्राम तो नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। इस तरीके का कुछ इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखता है, जिसमें ये बाहर की तरफ ये जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी, और ये पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और ये क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसको बाहर ले जाने के लिए पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। बोले तो ये कैसी हुई, एक्सोक्राइन पार्ट। और ये जो बीच में दिख रहा है और यहाँ चारों तरफ लिक्विड होता है, ऐसा लगता है पानी से गिरा हुआ टापू है कोई, तो ये जो है वो आइलेट ऑफ क्या कहलाता है, लैंगरहैंस। और ये जो लैंगरहैंस का आइसलेट होता है ये एंडोक्राइन पार्ट होता है, और क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन। अब इसमें 3 तरह की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। क्या रीड करेंगे, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल जो होती है वो ग्लूकेगॉन सिक्रेट करती है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेनिन सिक्रेट करती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, तो ऐसे लिखेंगे बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। ठीक है, पूरा लिखेंगे। अब ये तीनों करते क्या है, तो बेसिकली पैनक्रियाज का जो ये एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो जितने भी हार्मोन रिलीज करता है वो ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। जब शुगर या ग्लूकोज की नीड होती है तो ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जब नीड नहीं होती तो ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। तो इसके लिए 2 मेन हार्मोन होते हैं, ये दोनों, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जो होता है वो जब अपन को एनर्जी की नीड होती है तो बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है, जनरल केस में क्या करता है, इस ग्लूकोज को, जब अपन खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट करने के बाद बहुत सारा ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो सारा का सारा ग्लूकोज उस समय नीडेड नहीं होता, तो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब जब अपन को वापस एनर्जी की नीड होगी थोड़े टाइम बाद में, तो बॉडी क्या करेगी, ग्लूकेगॉन सिक्रेट करेगी, और ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज अपन क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर, हाँ एक और चीज समझा देता हूं, मतलब इंसुलिन सिक्रेट होने पर ग्लूकोज का लेवल घटता है, और ग्लाइकोजन सिक्रेट होने पर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, क्योंकि ये ग्लूकोज बनाता है ग्लाइकोजन से। ठीक है, ग्लूकेगॉन सिक्रेट होने पर, सॉरी। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो अगर इंसुलिन अपना कम सिक्रेट होने लग जाए तो बॉडी में जब ग्लूकोज बनेगी वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ग्लाइकोजन में,
तो बॉडी में ऐसा लगेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब ये ब्लड किडनी के पास जाएगा तो किडनी क्या करेगी, एडिशनल ग्लूकोज को यूरिन में निकाल देगी, क्योंकि किडनी का फंक्शन होता है बॉडी में कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा है तो उसका भी सेपरेट करना। तो वो ग्लूकोज को किस में पास कर देगी, यूरिन में, और यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगी, इसको अपन क्या कहेंगे, डायबिटीज हो गई। ठीक है। और एक और प्रॉब्लम क्या होगी, जब थोड़ी देर बाद पर्सन को एनर्जी की नीड होगी तो ग्लूकोज तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा ग्लूकोज तो अपन यूरिन में निकाल दिया। इसका मतलब पर्सन को क्या होगी, फैटिक होगी, थकान होगी। ठीक है। इस तरह की डिजीज को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब आप बोलोगे, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो वो बोलोगे कि डायबिटीज मेलिटस क्या होती है, हमने तो सिर्फ डायबिटीज सुना है। तो बेसिकली डायबिटीज दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज मेलिटस जो कि अपन सब जानते हैं, वो शुगर की प्रॉब्लम होती है, ये वाला जो भी यूरिन में शुगर रिलीज होने लगता है। और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें यूरिया में या यूरिन जो सिक्रेट करते हैं उसमें वाटर की अमाउंट बढ़ जाती है, बोले तो यूरिन जरूरत से ज्यादा यूरिन बनने लगता है, पॉलीयूरिया कहते हैं। और वो एडीएच और वेसोप्रेसिन की कमी की वजह से होती है, जो अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन पढ़ा था, आपको याद हो तो एडीएच और वेसोप्रेसिन की कमी की वजह से यूरिन की अमाउंट का बढ़ना क्या कहलाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। और ये जो डायबिटीज जो अपन पढ़ रहे हैं जो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, वो कौन सी होती है, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। आपकी बुक में ये वाला दे रखा है डायबिटीज मेलिटस का, इंसिपिडस का तो है नहीं। ठीक है। तो ये अपने क्या था, डायबिटीज। नेक्स्ट अपनी ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। कितनी होती है, दोनों ही तरफ किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है। और क्या सिक्रेट करती है, एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एप्रिनेफ्रिन भी कहते हैं। देखो एड्रिनलिन जो काम करती है, नॉर एड्रिनलिन भी वही करती है, बस केमिकली वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉर एड्रिनलिन। दोनों ही एक तरह के ही काम करती है। और काम क्या करती है, इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी का फुल यूटिलाइजेशन करवाती है। जैसे मान लो एक पर्सन है, वो अपनी जितनी जनरल केस में जितनी लिमिट से भाग सकता है उतना भाग रहा है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई भी ऐसी चीज हो जाए जिसमें जैसे मान लो कोई डॉग पीछे पड़ जाए या कोई जानवर पीछे पड़ जाए या मान लो कुछ भी ऐसा केस हो, तो वो अपनी फुल पावर से भागता है। वो एडिशनल पावर कहां से आई बॉडी में, तो वो पावर जनरेट कराने का काम किसका होता है, एड्रिनल ग्लैंड का। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रिनलिन सिक्रेट होने लगेगा और उस एड्रिनलिन से हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और फिर उस शुगर से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और जितनी भी अपनी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स, हाथ पैरों की मसल्स, उनकी तरफ ब्लड का सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, स्किन की तरफ भी ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। इन सब से पर्सन को एनर्जेटिक फील होता है और वो अपनी बॉडी का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकता है। आपने देखा होगा जब गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है तो मुंह वगैरह लाल हो जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो एडिशनल ब्लड सप्लाई होती है वो कहां की तरफ आ जाती है, स्किन और मसल्स की तरफ आ जाती है। ठीक है। अब इन सब से वो पर्सन उस इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या होता है, प्रिपेयर। यही वजह है कि इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और ये ग्लैंड क्या कहलाती है, इमरजेंसी ग्लैंड। वैसे आपकी बुक में दे नहीं रखा, लेकिन एक चीज और बता दूं, ये जो ग्लैंड होती है इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं, फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। फाइट मतलब लड़ना, फ्राइट मतलब घबरा जाना, फ्लाइट मतलब भग जाना। तीनों ही सिचुएशन में अपनी बॉडी में जो भी चेंजेज होते हैं वो सारे चेंजेस इसी की वजह से होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। क्या क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, शुगर लेवल हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्केलेटल मसल्स को एडिशनल एनर्जी मिलेगी, प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाती है जिससे विजन वगैरह और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। बेसिकली अपन इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए क्या होता है, प्रिपेयर हो जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद में अपन को थकान भी उतनी ही ज्यादा होगी जब वो सब निकल जाएगा, क्योंकि अपन ने बॉडी को क्या किया, ओवर यूटिलाइज किया, लेकिन उस समय वो ज्यादा जरूरी था। ठीक है। तो ये दो ग्लैंड आपको नोट कर लीजिए, पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट अपने बाकी रहे हैं गोनेट्स। तो टेस्टिस और ओवेरी अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। टेस्टिस और ओवेरी दोनों ही लोअर एब्डोमेन में होते हैं। टेस्टिस जो होता है वो मेल में और ओवेरी जो होती है वो किस में होती है, फीमेल में। टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ओवेरी जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। ये मेल गैमेट के मेंटेन, रेगुलेट और सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको रेगुलेट करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से अपनी सारी ग्लैंड होती है। एक अगर आपको कभी कोई पूछे कि अपनी बॉडी में इन ग्लैंड में से मिक्स ग्लैंड कौन सी है,
तो वैसे बहुत सारे जने सोचते हैं सिर्फ पेनक्रियाज ही एक मिक्स ग्लैंड है, लेकिन 3 मिक्स ग्लैंड अपन होती है, पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवेरी। ठीक है, देखो ये तीनों का एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है। पेनक्रियाज जो होती है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, जो बाहर किससे जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से। टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म बनाती है, जो बाहर किस डक्ट से जाता है, वास डिफरेंस से। ओवेरी जो होती है वो ओवम बनाती है, बाहर किस डक्ट से जाता है, ओविडक्ट से। और ये इनके हार्मोन के नाम बोले तो ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी। इस तरीके से ये 3 मिक्स ग्लैंड है। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही मिक्स ग्लैंड लिखने को बोले तो आप पेनक्रियाज ही लिखे, क्योंकि अपनी बुक में वही दे रखी है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे बोले कि मिक्स ग्लैंड के एग्जाम्पल लिखो तो ये तीनों लिखे और कुछ इस तरीके से लिखे ताकि और अच्छे से लगे। इस तरीके से ये अपना सुपर लॉन्ग चैप्टर खत्म होता है। होप आपने ये सारे चैप्टर के जितने भी 9 पार्ट है अच्छे से देखकर अच्छे से लर्न किए होंगे और अच्छे से नोट डाउन करके उनके नोट्स बनाइए। खूब सारा पढ़िए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे DRGP इंस्टीट्यूट नाम से सर्च करें। टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पे भी आप DRGP इंस्टीट्यूट नाम से सर्च कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो वहां मुझसे पूछ सकते हैं। तो खूब सारा पढ़िए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।